वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया का चैप्टर 12 जो कि है ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, असम एंड उड़ीसा। इस टाइम पे हम लोग देखेंगे जो नए नए स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में, और वहाँ जो पावर स्ट्रगल चल रहा है उसको देखेंगे। जो हमारा टाइम लाइन होगा वो होगा 1400 से लेकर के 1525 तक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक्स होगा वो होगा बंगाल का रीजन, वहाँ कैसे है ना स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या पावर स्ट्रगल चल रहा है। असम का रीजन, वहाँ के नए स्टेट्स और उनका पावर स्ट्रगल। फिर हम लोग उड़ीसा जो कि कलिंगा है ना, आपको याद होगा एंशियंट टाइम पे कलिंगा कहला रहा है, इस टाइम पे उड़ीसा जाजनगर कहला रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्या पावर स्ट्रगल चल रहा है, किससे चल रहा है। फिर हम लोग ईस्टर्न इंडिया का तो पार्ट नहीं है, लेकिन अराकन जो है रीजन है वो अभी अब जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो ब्रिटिश और उससे पहले के टाइम में इंडिया का कह सकते हैं कि पार्ट था, क्योंकि ये म्यांमार में है। तो म्यांमार शुरू में इंडिया में ही था, बहुत पहले एंशियंट टाइम पे ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का रीजन इंडिया का था। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस रीजन को भी देख लेंगे कि यहाँ पे क्या पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है ना, हमारे बाकी बंगाल, असम और उड़ीसा के जो किंगडम्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका रिलेशन, इसलिए हम इस रीजन को भी देख लेंगे। इससे पहले कि हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में बता दूं क्या हो रहा था कि 1398 में दिल्ली पर अटैक हुआ है तिमूर के द्वारा। तिमूरिद एम्पायर से जो तिमूर लेन आया था उसने अटैक किया दिल्ली को, लूट कर वापस किया। तो 1398 के बाद दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत वो वीक पड़ गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नए नए स्टेट जो है अपने आप को है ना वो बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुराने जो प्रोविंसेस रहे थे उन्हीं के गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। डेक्कन में हम लोगों ने विजयनगर और बहमानिद एम्पायर का राइज देखा है। तो वैसे ही ईस्ट में बंगाल देखने को मिलता है, बंगाल, उड़ीसा, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। वेस्ट में सिंध है, मालवा है, मुल्तान है, ये सारे रीजन्स, गुजरात है ना। और यूपी के एरिया में जौनपुर है, जो क्या कहते हैं स्टेट है। ये सब नए नए स्टेट्स डेवलप होते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जो नए नए स्टेट्स हैं उनमें से कुछ पावरफुल हो गए और एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, चेक कर दे रहे हैं, उनका किंगडम बढ़ने नहीं दे रहे। तो एक कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम टाइप से इस्टेब्लिश हो गया है, बराबर हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं वेस्ट में गुजरात, मालवा और जो मेवाड़ है, ये तीनों लगभग सेम पावर के हैं। तो तीनों में से किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तीनों एक दूसरे को चेक कर दे रहे हैं। जो ईस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन में हम लोग देखते हैं कि बंगाल बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो उड़ीसा में जो गजपति रूलर्स हैं वो उनको चेक कर दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दिल्ली में लोधीज आते हैं, दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म होता है तो जो लोधी डायनेस्टी है वो स्टार्ट होता है दिल्ली में, और उनका फिर जौनपुर के साथ टसल चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। फिर जौनपुर को हरा करके जौनपुर अपने मिला लेते हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जो मालवा का रीजन है, मालवा में डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो है ना। अब मालवा जब डिसइंटीग्रेट होने लगता है तो फिर वहाँ मालवा का जो रीजन है उसको कौन हथिया पाएगा, कौन जीत पाएगा, इसके लिए गुजरात, मेवाड़ और जो लोधीज थे उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तीनों का लड़ाई का जो भी कह सकते हैं कि जो विक्टर होगा वही मालवा भी जीत लेगा। तो नॉर्थ इंडिया पे उसका समझ लीजिए कि कब्ज़ा हो जाएगा। ये जो स्ट्रगल है ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इसी स्ट्रगल का परिणाम आगे देखने को मिलेगा कि नॉर्थ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम इस्टेब्लिश होता है। कैसे कि जब ये गुजरात, मेवाड़ और लोधीज आपस में लड़ रहे हैं मालवा के रीजन के लिए, और आपस में जो विक्टर होगा वो नॉर्थ इंडिया का राजा होगा इसके लिए। तो इसी बीच आपको याद होगा कि राणा सांगा जो है ना, वो इसी राइवलरी को ख़त्म करने के लिए बाहर से बाबर को इनवाइट करता है कि आप अटैक कीजिए लोधीज पे। बाबर अटैक करने आता है, लोधीज को हराता है और यहाँ का वेल्थ देख करके वो यहीं सेटल हो जाता है। और फिर मुग़ल एम्पायर हम लोग देखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो ये अभी तक आप कह लीजिए एक तरह से प्रीफेस था जो हुआ। हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर और बहमानिद्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो ईस्टर्न रीजन है, फिर हम लोग वेस्टर्न पढ़ेंगे और जो लोधीज और इन सब का कहानी वो सारा चीज़ भी पढ़ लेंगे। पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जो स्ट्रगल हो रहा है पावर का वो देखेंगे। ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट में है वहाँ सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बंगाल। बंगाल में जो स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं वो देखते हैं। तो बंगाल के जो प्रोविंसेस थे अर्ली टाइम्स में वो थे सतगांव, लखनौती
और सोनारगांव, ये 3 जो है अलग अलग प्रोविंसेस थे। और जब दिल्ली जो है सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो वो 1338 में ये तीनों अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और फिर इन तीनों के जो रूलर्स हैं, गवर्नर कह लीजिए, जो बाद में रूलर बन गए हैं, उन तीनों में लड़ाई होती रहती है। तो जो सतगांव के जो गवर्नर थे इलियास खान, उन्होंने बाकी दोनों को हरा दिया, मतलब लखनौती और जो सोनारगांव है उसको हरा दिया, और इन दोनों को मिला दिया सतगांव में। तो एक तरह से कह सकते हैं यूनिफिकेशन कर दिया बंगाल का। और ये 1342 में हुआ, और 1342 में वो राज स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन के बाद, और अपना नाम रखते हैं सुल्तान शमशुद्दीन इलियास खान। यहाँ से हम लोग देखते हैं इलियास शाही डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है बंगाल में, जिसका बहुत सारा छाप अभी भी देखने को हम लोगों को मिलता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्या कहते हैं, इलियास शाह जो हैं, इलियास खान जो हैं, इलियास शाही डायनेस्टी के पहले जो रूलर हैं, वो अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से दिल्ली में जो फिरोज़ शाह तुगलक है, ये देखिए 1338 की बात हो रही है, और मैंने कहा है दिल्ली डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो मोहम्मद तुगलक है उसके बाद ही शुरुआत हो जाती है। और फिरोज़ शाह तुगलक थोड़ा स्ट्रांग रूल दिखाते हैं, उसके बाद के जितने रूलर्स हैं वो सब धीरे 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 अय्याशी में डूबे रहते हैं, और फिर तैमूर लेन आके सबको साफ कर देता है। ठीक है, तो 1338 में ये अलग हुए हैं, और यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हुआ, और फिर राज स्टार्ट हो गया है। इस एक्सपेंशन की वजह से जो फिरोज शाह तुगलक है वो बंगाल को इन्वेड कर देते हैं, बंगाल पे वापस अपना राज इस्टेब्लिश करने के लिए अटैक कर देते हैं। तो वो आते हैं उस टाइम पे जो बंगाल का कैपिटल था पांडुआ, उसको कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन जो इलियास खान था वो बहुत चालाक था, वो पांडुआ से भाग जाता है और भाग करके चला जाता है एकडाला। एकडाला जो सिटी था, वहाँ का जो फोर्ट था, बहुत मजबूत फोर्ट था, उसको है ना हराया नहीं जा सकता था। फिरोज शाह जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 महीना जो है वहाँ पे सीज करता है, बाहर इंतज़ार करता है, फोर्ट ढा तो नहीं सकता, इंतज़ार करता है कि अब बाहर निकलेगा तब बाहर निकलेगा। और फिर लास्ट में वो हार करके जाने लगता है। अब जैसे ही जाने लगता है तो जो इलियास खान का फ़ौज है ना, वो उसको पीछा करता है मारने के लिए। फिर वहाँ पे बैटल होती है और फिर हार जाता है, इलियास खान का जो आर्मी है वो हार जाता है, और फिर वापस आकर के एक डाला ही छुप जाता है। तो जब तक कि फिरोज़ जो तुगलक है वो वापस दिल्ली नहीं पहुंच जाता, तब तक इलियास खान जो है एक डाला में ही फोर्ट के अंदर रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कह सकते हैं कि फिरोज़ शाह तुगलक को जो है वो एक क्लियर विक्ट्री नहीं मिल पाती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच पीस ट्रीटी साइन होता है, समझ लीजिए, है ना, फ्रेंडशिप का ट्रीटी साइन होता है, जिसमें ये फिक्स किया जाता है बिहार में जो कोसी नदी थी, है ना, वहाँ तक जो है दोनों, मतलब इसके इस पार ईस्टर्न पार्ट पे वो बंगाल किंगडम रहेगा, बंगाल स्टेट रहेगा, सल्तनत कह लीजिए आप उसको, और कोसी नदी के जो वेस्ट साइड है वो दिल्ली सल्तनत का रूल रहेगा। ये साइन होता है और बाउंड्री दोनों किंगडम के बीच में फिक्स कर दी जाती है। अब देखिए क्यों फिरोज शाह तुगलक हरा नहीं पाया। पहला चीज़ तो इलियास खान की चालाकी, वो स्ट्रॉन्ग फोर्ट पे जा कर के छुप जाता था। लेकिन इसके अलावा अगर छुप जाए तो भी सीज क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्यों नहीं घेराबंदी सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि बहुत पॉपुलर राजा था ना, इलियास खान जो है एक पॉपुलर राजा था, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, उसके लोग उसको चाहते ज़्यादा थे। तो ये जो पॉपुलैरिटी थी यही कह सकते हैं कि एक मेजर रोल प्ले की इलियास खान को बचाने में, है ना। तो फिरोज़ उसको हरा नहीं पाया। फिरोज़ तुगलक जो है, शाह तुगलक, वो वापस चला आता है और फिर वहाँ आराम, दोनों अपने अपनी जगह रूल कर रहे होते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक फिर अटैक करता है, फिर इन्वेड करता है बंगाल को सेकेंड टाइम। वो तब करता है जब इलियास खान जो है वो डेड कर गया है और जो उसका बेटा है सिकंदर शाह वो रेन कर रहा होता है। सिकंदर शाह का जो रेन है वो 1358 से 1390 तक का रेन है ना। तो फिरोज़ शाह तुगलक फिर दोबारा अटैक करता है और सिकंदर शाह जो है वो सेम वही कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी अपनाता है जो उसके फादर ने अपनाया था इलियास खान ने। वो चला जाता है एक डाला। जैसे ही सिकंदर आता है पांडुआ कैपिटल की तरफ लड़ाई करने के लिए, ये पहुंच जाता है एक डाला में छुपा रहता है। फिरोज़ फिर वहाँ पे सीज करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता है, और फिर वो फिरोज़ जो है रिट्रीट कर जाता है, वापस चला आता है, और उसके बाद फिरोज़ खान का डेथ हो जाएगा। और फिर कहानी लंबी इतनी होती है कि उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा अटैक नहीं आता किसी का।
और ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक जो है बंगाल सल्तनत इंडिपेंडेंट रहता है और अलग अलग डायनेस्टीज़ यहाँ पे रूल करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा मैप ना, जो डार्क ग्रीन है वो इनिशियल है, इनिशियल सल्तनत था, और जो लाइट ग्रीन है वो बाद में देखते हैं कि ये रियाल्म जो है फैल गया। ठीक है, ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये रीजन जो है लास्ट में हम लोग अराकान रीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। और इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि जो अभी का बंगाल है और बांग्लादेश है ये मिक्स करके बंगाल सल्तनत बना था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो हम जो मैप देख रहे हैं बंगाल सल्तनत का, वो बिफोर इंडिपेंडेंस है ऑब्वियसली। उस टाइम पे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल करके कुछ नहीं बटा हुआ है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे, कुछ भी शहर की बात करेंगे, तो उसमें जो बांग्लादेश है अभी का वो भी रीजन के सिटीज़ आएंगे और जो वेस्ट बंगाल है उसके भी आएंगे। ठीक है, इलियास शाही डायनेस्टी का जो सबसे फेमस राजा था वो था गयासुद्दीन आज़म शाह, है ना। सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो सुल्तान था वो गयासुद्दीन आज़म शाह था, जिसका कि रेन 1389 से 1409 तक था। ये फेमस अपने, है ना, जस्टिस के लिए था। बहुत ही न्याय कह सकते हैं कि प्रिय राजा था, बहुत पसंद करता था जस्टिस को। एक दो कहानी भी इसका फेमस है, जैसे कि एक बार गलती से किसी कारणवश ये किसी इंसान को मार देता है। उसकी माँ आती है इंसाफ मांगने के लिए, और जो उस टाइम पे काजी था, काजी कहने का मतलब समझ लीजिए जो जस्टिस देता है, जज सब समझ लीजिए, है ना, वो फिक्स करता है जुर्माना राजा के ऊपर कि इतना इतना रुपया आपको जुर्माना देना होगा उस माँ को जिसके बच्चे की जान आपने ली थी किसी वॉर में या किसी और कहानी पे। वो कहानी पूरा याद नहीं है, पर किसी कारणवश इसने मारा होता है तो उस पर फ़ाइन चार्ज करता है। और फिर जो गयासुद्दीन आज़म शाह है वो फ़ाइन देता है, और फ़ाइन देने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो काजी को बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने ईमानदारी से फ़ैसला सुनाया, ना, कह सकते हैं कि निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाया, ध्यान नहीं दिया कि कौन राजा है रंग है, तुमने फैसला ईमानदारी सुनाया, वरना तुम्हारा, है ना, गर्दन सर पे, मतलब तुम्हारा सर गर्दन पे नहीं रहता। तो ये एक दो कहानी है। ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही जस्टिस को पसंद करता था, और इसी वजह से, क्योंकि जस्टिस प्रिवेल करता था उसके रेन में, तो लोगों के बीच सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो न्याय की वजह से। और इसके अलावा बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, और पढ़े लिखे लोगों के साथ उसकी अच्छी रिश्तेदारी भी थी, अच्छा रिश्ता था, अच्छा दोस्ती था। तो जितने भी फेमस लर्न मैन थे उसके टाइम के, जैसे कि हाफिज़ सिराज, ठीक है, शिराज के जो हाफिज़ थे ना, उनके साथ भी अच्छा दोस्ती था उनका। अब ये जो हाफिज़ सिराज हैं पर्शियन पोइट हैं, फ़ारसी के कवि हैं, उनसे अच्छी दोस्ती थी, अच्छा बातचीत होता रहता था दोनों में। इसके अलावा उस टाइम पे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे सबसे उनकी बातचीत होती रहती थी। उन्होंने चाइनीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। अब चाइनीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब चाइनीज़ और इनके बीच, है ना, जो इनवॉइस का एक्सचेंज है ना, वो स्टार्ट हो गया। अब जो इनवॉइस का एक्सचेंज होता है, तो इनवॉइस जो भेजे जाते हैं वो ट्रेड को लेकर के भेजे जाते हैं, या ज़्यादातर गिफ्ट्स लेकर के आते हैं। जैसे यहाँ से गिफ्ट लेकर के गया चाइना के जो राजा होंगे उनके और उनकी बीवी उनके बच्चों के लिए गिफ्ट गया होगा, वहाँ से भी गिफ्ट आया होगा, और कुछ डिमांड भी आया होगा। जैसे कि एक स्पेशल मेंशन है, चाइना का जो राजा था उसने गयासुद्दीन आज़म शाह को इनवाइट के थ्रू, है ना, कहा था कि हमारे यहाँ कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क को भेजा जाए जो यहाँ पे बुद्धिज़्म है उसको फैलाए। तो ये उसको फुलफ़िल भी करते हैं, भेजते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे बुद्धिज़्म भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक, तो इस वजह से जो चाइनीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, इसकी वजह से ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि चाइना और इंडिया ट्रेड किया करते थे उस टाइम पे। चाइना से जो जितने भी मटेरियल्स जाते थे यूरोप में वो इंडिया होते हुए जाता था। दोनों के बीच क्या हुआ कि ट्रेड का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से जो जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है चिट्टागोंग, ठीक है, तो चिट्टागोंग का जो पोर्ट था ना वो फ्लरिशिंग हो गया, मतलब ट्रेड वहाँ फलने फूलने लग गया। तो ट्रेड बढ़ेगा तो मनी भी बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, क्योंकि टोल जो लगेगा, जो टैक्सेस होते हैं वो मिलेगा राजा को। तो ट्रेड
इम्प्रूव कर गया। ये हुआ गयासुद्दीन आज़म शाह के रेन में। इसी टाइम पे जब इलियास शाही डायनेस्टी चल रही है, उस बीच में हम लोग ब्रेक देखते हैं कि एक नया डायनेस्टी आता है, और वो जो है वो हिंदू डायनेस्टी रहता है, हिंदू रूल होता है। उस राजा का नाम रहता है राजा गणेश। राजा गणेश एक नया डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, हिंदू रूल इस्टेब्लिश हो जाता है बंगाल सल्तनत में। लेकिन फिर देखते हैं कि जो राजा गणेश हैं उनके जो बेटे हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम में, और एज ए मुस्लिम रूलर ही, सुल्तान ही वो रूल करते हैं। तो रिवर्स हो जाता है, जो कह सकते हैं कि सल्तनत चल रहा था, मुस्लिम रूल चल रहा था, फिर एक राजा का हिंदू रूल हुआ, फिर बाकी सब मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। जो बंगाल के सुल्तान थे, जितने भी सुल्तान हुए अलग अलग डायनेस्टी के, बहुत सारे डायनेस्टी गुजरा इन 200-250 सालों में, तो जितने भी रूलर्स हुए वो सारे सुल्तान जो थे वो अपने सिटीज़ को सजाने में, जो स्पेशली जो कैपिटल्स है, जैसे पहले पांडुआ रहा, बाद में गौर हुआ, तो ये जो कैपिटल्स है इनको खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगों से सजाने का, है ना, उन सब का कह सकते हैं कि शौक़ था, वो सजाते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो सुल्तान थे वो बंगाली लैंग्वेज के सपोर्टर भी थे, उनको दान भी दिया करते थे, उसका ग्रोथ भी करवाते थे। तो जो बंगाली लैंग्वेज का उस टाइम पे जो सबसे फेमस जो राइटर थे वो थे मालाधार बासु, ठीक, पोइट थे, और इन्होंने ही कृष्ण विजय लिखा है। कृष्ण विजय जो है बंगाली में लिखा हुआ सबसे पुराना पोएम टाइप से ना, स्पेशली लॉर्ड विष्णु का जो अवतार थे कृष्ण जी, उनसे रिलेटेड कुछ पोएम के रूप में लिखा हुआ ना, पुराना लिटरेचर है बंगाली का। तो उसको लिखने वाले मालाधार बासु इसी टाइम के पोइट हैं। उनको पेट्रोनाइज कौन किया, उनको सपोर्ट किसने किया था, तो उस टाइम के सुल्तान ने किया था। दान दक्षिणा और जो भी उनका खर्चा था वो सब ने, है ना, वो सुल्तान देखा करते थे। और इतना ज़्यादा प्रभावित थे उनसे कि मालाधार बासु को टाइटल दिया गया था गुणराज खान, और उनके जो बेटे थे उनको भी टाइटल दिया गया था, वो था सत्यराज खान। तो ये बताता है, जो टाइटल दिया जा रहा है इसका मतलब वो पेट्रोनाइज कर रहे हैं बंगाली लिटरेचर को, बंगाली लिटरेचर में लिखे पोएम को, जो एपिक्स हैं उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कह सकते हैं कि हेल्पफुल जो पीरियड था बंगाली लैंग्वेज का के ग्रोथ का, वो था अलाउद्दीन हुसैन के अंदर। अलाउद्दीन हुसैन जो सुल्तान थे वो 1493 से 1519 तक रूल किए। उस टाइम पे बंगाली लैंग्वेज बहुत ग्रो किया। ये जो सुल्तान थे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा बहुत ही लिबरल पॉलिसी अपनाया गवर्निंग में। कैसे, तो उन्होंने बहुत सारे हाई ऑफिसर्स जो थे वो हिंदूज़ को भी दिए, उनके अंदर भी उनको रखा गया वर्क करने के लिए। तो लिबरल पॉलिसी अपनाया। इनके जो वज़ीर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए उस टाइम के, और जो चीफ फिजिशियन, मुख्य डॉक्टर समझ लीजिए, और जो चीफ ऑफ बॉडीगार्ड थे, मास्टर ऑफ मिंट, कॉइन का जो प्रिंटिंग होगा वो सबको देख रेख करने वाले जो हेड होते होंगे उनको कहते हैं मास्टर ऑफ मिंट। ये सब के सब कौन थे, हिंदूज़ थे। तो इन्होंने मुस्लिम सल्तनत था, मुस्लिम रूल है, फिर भी हाई ऑफिसेज में बहुत सारे हिंदूज़ को भरा, टैलेंट देख करके, ऑब्वियसली टैलेंट के बेसिस पे। तो इस टाइम पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लिबरल था। जो पायस, जो पवित्र इस टाइम के जो दो वैष्णव ब्रदर्स थे, रूपा और सनातन, ठीक है, बहुत फेमस थे उस टाइम पे, इनको भी हाई पोस्ट दिया गया। इनमें से कोई एक, या क्लियर तो नहीं है कौन, लेकिन इनमें से कोई एक जो है सुल्तान के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। रूपा या सनातन में से कोई एक अलाउद्दीन हुसैन के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। सुल्तान जो है वो बहुत रिस्पेक्ट, लिबरल पॉलिसी अपनाए हुए थे सभी धर्मों के लिए। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे बहुत ही फेमस वैष्णवाइट सेंट थे, साधु थे, वैष्णव साधु थे, वो थे चैतन्य। आपको इससे पहले के भी वीडियोज़ में पता चला होगा, चैतन्य बहुत हिंदुज़म को फैलाए भी और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट भी करवाए हिंदुज़म में। तो उनके खिलाफ़ कोई नफ़रत नहीं इनके अंदर, उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको सपोर्ट किया करते थे। तो चैतन्य जो है उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे अलाउद्दीन हुसैन। तो इनका जो राज है ना वो दिखाता है ग्रोथ को, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट को, और किस तरीके से पूरे के पूरे प्रजा के हर एक हिस्से को एक रोल, मतलब कह सकते हैं कि मिलना, ताकि वो
जो सल्तनत है उसका इम्प्रूवमेंट कर सके, उसका ग्रोथ कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि दाखिल दरवाज़ा। जो दाखिल दरवाज़ा था गौर में, ये गौर वही है, लखनौती है, पुराना लखनौती, आपको पता होगा इस भी जो मैंने बताया ना। तो लखनौती का जो सिटाडेल होता था, जो शहर था समझ लीजिए, उसका मेन गेट है ना, ये दाखिल दरवाज़ा अभी भी है वहाँ पर गौर में, अभी भी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक लकी मौजूलियम, ठीक है, एक लकी जो मकबरा है वो भी पांडुआ में है, वेस्ट बंगाल में। पांडुआ, गौर, ये सब कैपिटल रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि अपने कैपिटल को खूबसूरत बिल्डिंगों से सजाते थे, और भी बहुत सारा मैंने इम्पोर्टेंट कुछ इमेजेस यहाँ पे रखे हैं। इसके अलावा फिरोज़ मीनार है, ये भी गौर में है। ये समझ लीजिए वॉच टावर की तरह से काम होता था, यहाँ फौज देखते रहते थे कहीं से कोई अटैक तो नहीं आ रहा, कोई आर्मी तो नहीं बैठी हुई कहीं पे टेंट लगा के। ये भी गौर में है, जो कि लखनौती का रीजन है। तो ये सारे रीजन पे वो अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बना करके गए हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे असम के रीजन में किस तरीके से कौन कौन से जो किंगडम है वो फ्लरिश कर रहे हैं इस टाइम पे, और उनका कैसे स्ट्रगल रहता है बंगाल किंगडम के, बंगाल सल्तनत के साथ। ठीक, इस टाइम पे अररिया में माफ़ कीजिएगा, असम में 2 वॉरिंग किंगडम्स हैं, जो मोस्टली नॉर्थ बंगाल का रीजन है और असम है। ये दोनों रीजन को मिला करके कह रहे हैं, है ना। ये रहा नॉर्थ बंगाल का रीजन और ये रहा असम का रीजन। ठीक है, इस 2 रीजन में 2 वॉरिंग किंगडम्स है। पहला है अहोम, दूसरा है कमता। ठीक है, कमता जो है उसको उस टाइम के राइटर्स कमरूप भी लिखते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कमरूप नहीं है। कमरूप एंशियंट जो है वो नहीं है, बल्कि उसी का समझ लीजिए इस टाइम पे रेमिनेंट है कमाता किंगडम। ठीक, तो ये 2 किंगडम है, अहोम और कमाता। अहोम जो हैं वो मंगोलाइट ट्राइब्स हैं, और ये बिलोंग करते हैं नॉर्थ बर्मा से, जो अभी म्यांमार है ना, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से बिलोंग करते थे ये। और धीरे धीरे ये वहाँ पे मूव किए, जमते चले गए, वहाँ पे बहुत सारी आबादी बढ़ी उनकी, छोटे छोटे शहर गांव डेवलप हुए, और बाद में एकत्रित होकर के सारे ट्राइब्स मिल करके एक किंगडम बनाए जो अहोम किंगडम कहलाया। ये 13th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था अहोम किंगडम। बहुत ही पावरफुल किंगडम था, आप आगे चल के देखेंगे अहोम किंगडम को किसी ने नहीं हराया, किसी को हरा नहीं पाया। बहुत पावरफुल इसलिए क्योंकि बहुत टैक्टिक्स लगाते थे वो। पावरफुल उनके सेना की काबिलियत में नहीं कह सकते हैं, मतलब नंबर में नहीं कह सकते हैं, काबिलियत तो थी उनके सेना में, मिलिट्री में, ट्रूप्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था। उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होते थे जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उनका कोई भी वॉर उनके रीजन से बाहर नहीं हुआ है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वो उनको उनके रीजन में उनको कोई हरा नहीं पाया। बाहर क्या हो पाता वो पता नहीं, लेकिन उनके रीजन में जब भी अटैक हुआ वो हरा दिए। एक्सेप्ट ब्रिटिश जब आए तो वहाँ पे रूल इस्टेब्लिश हो गया। ब्रिटिश से पहले जितना भी, चाहे दिल्ली सल्तनत हो जाए, बंगाल सल्तनत हो जाए, खलजी से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो खलजी डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट होता है असम को जीतने का ख्वाहिश, और फिर बहुत सारे अटैक्स होते हैं। दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे अटैक्स होते हैं, बंगाल सल्तनत के हम लोग देखेंगे अटैक्स होते हैं, उसके बाद मुग़ल के इतने सारे अटैक्स होते हैं। सब में अहोम किंगडम जीत जाता है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन का सही तरीके से फ़ायदा उठा लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से हराता है ओपोनेंट को। तो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम यहाँ पे है अहोम के रूप में। अहोम जो है उसका जो पुराना ट्रेडिशनल रिलीजन था वो अहोम रिलीजन था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे, ये 13th सेंचुरी की बात है, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं बहुत सारे साधु संत हिंदू धर्म के वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों को हिंदुआइज कर देते हैं, उन लोगों का कन्वर्जन हो जाता है, और अहोम किंगडम से ही असम का नाम डिराइव किया गया है। इलियास शाह जो थे ना, वो कमटा पे अटैक करते हैं शुरू में, जो कमटा किंगडम है वहाँ अटैक करते हैं और गुवाहाटी तक पहुँच जाती है उनकी फ़ौज, लेकिन उस पूरे रीजन को जो वो जीते होते हैं उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। और फिर ये डिसाइड होता है जो करातोया जो रिवर है कमटा किंगडम में, उसका वो बाउंड्री फिक्स कर दिया जाता है जो बंगाल सल्तनत है उसका, कि इसका जो बंगाल सल्तनत है उसका नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री क्या होगा, तो वो करातोया जो रिवर है वहाँ तक, उसके बाद फिर वो कमटा किंगडम स्टार्ट हो जाता है।
इलियास शाह के बाद बहुत सारे उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो कमटा में रेड्स मारते हैं, लूट मार मचाते हैं, जाते हैं, लूटते हैं, आते हैं, लेकिन इससे कुछ जोग्राफिकल चेंज नहीं होता, कोई रीजन को हथिया नहीं पाते हैं। ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो कमता के जो रूलर्स हैं वो धीरे धीरे करातोया जो रिवर है उसके ईस्टर्न पार्ट तक को भी धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं। ईस्टर्न बैंक जो है उसमें जितने रीजन्स होंगे उनको रिकवर कर लेते हैं, और साथ में वो इस अहोम के अगेंस्ट भी लड़ रहे होते हैं। तो देखिए हुआ क्या, इनका बंगाल किंगडम से लड़ाई चल रहा है और अहोम से भी लड़ाई चल जा रहा है, और ये है बीच में। बाद में हम लोग देखेंगे कि इस वजह से अहोम भी इनका सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, और जब 1498 में अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है वो इन्वेड करता है कमटा किंगडम को, तो इस अटैक के सपोर्ट में अहोम किंगडम खड़ा हो जाता है और कमटा को अपना कोई सपोर्ट नहीं भेजता। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है वो कमटा को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। उनकी आर्मी जो कमटापुर जो कैपिटल थी ना, उस सिटी को पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं। कमटापुर वही है जो आज का कूच बिहार है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं और पूरा किंगडम को बंगाल में मिला लेते हैं। तो कमटा किंगडम ख़त्म हो जाता है और बंगाल में मिल जाता है। और जो उनके बेटे हैं हुसैन शाह के शहज़ादा दानियाल, उनको कमटा के नया गवर्नर घोषित कर दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो उनके सक्सेसर हैं, है ना, जो अलाउद्दीन हुसैन शाह हैं, उनके जो सक्सेसर हैं नसीरुद्दीन नुसरत शाह, वो अहोम्स पे अटैक करते हैं, क्योंकि कमटा पूरा आ गया, अब कमटा के बगल में अहोम बचा है, तो वो अहोम किंगडम पे अटैक करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, है ना, लॉसेस के साथ बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, अटैक नहीं करते हैं। तो जो इस टाइम पे जो चेंजेस आ रहे हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह और नसीरुद्दीन नुसरत शाह के टाइम पे, इस टाइम पे जो ब्रह्मपुत्र वैली है, यही अहोम किंगडम वाला जो रीजन है, ये बहुत ही पावरफुल रूलर सुहुंगमुंग, ठीक है, इनके अंदर है। सुहुंगमुंग जो है उनको अहोम रूलर्स में ग्रेटेस्ट माना गया है। बहुत ही बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, बहुत जो इनके रूल में जो अहोम किंगडम है वो अपने जोग्राफिकल एक्सपेंशन में मैक्सिमम साइज़ पे था। उनका जो किंगडम था जोग्राफिकल एक्सटेंट के मामले में, लैंड के मामले में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तार इन्हीं के रूल में कर पाया अहोम किंगडम। वो अपना नाम आगे चल के कन्वर्जन के बाद बदल लेते हैं, स्वर्ग नारायण रख लेते हैं, और हर तरफ से अहोम किंगडम का विस्तार करते हैं, हर डायरेक्शन में करते हैं। इन्हीं के टाइम से बिलोंग करते हैं जो रिफॉर्मर हैं शंकर देव, इन्हीं के टाइम से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैष्णव रिफॉर्मर हैं शंकर देव, और इनकी वजह से इस रीजन में बहुत सारा कन्वर्जन होता है ना, हिंदुज़म का स्प्रेड होता है ये जो ब्रह्मपुत्र वैली है इस रीजन में। अब हम लोग पढ़ते हैं उड़ीसा के अंदर जितने जो स्टेट्स इस टाइम पे हैं, जो किंगडम है, उनका क्या स्थिति है और उनका बाकी आसपास के किंगडम से क्या स्ट्रगल चल रहा है। तो जो इस टाइम पे उड़ीसा में जो रूल चल रहा है वो चल रहा है ईस्टर्न गंगा का, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उनका रूल चल रहा है। और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी शुरू में साउथ बंगाल में रेड भी मारते हैं, राधा साउथ बंगाल का पुराना नाम है, वहाँ तक रेड भी मारते हैं। और जब टूटता है दिल्ली सल्तनत से बंगाल का रीजन, तो लखनौती का जो कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, लखनौती पर अटैक करके इलियास शाह जीत रहा है। इस कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे ये भी अटेम्प्ट मारते हैं कि लखनौती हम जीत लें, लेकिन इस अटैक को हरा दिया जाता है वापस, है ना, उन लोगों को, गंगा रूलर्स को अपने ही रीजन में कह सकते हैं कि रूल करना पड़ता है। वो आगे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते बंगाल सल्तनत की तरफ। 1340 में इलियास शाह का ध्यान आ जाता है उड़ीसा के रीजन में, और फिर वो अटैक कर देता है जाजनगर। जाजनगर मतलब उड़ीसा कहलाता है, उड़ीसा का पुराना जो नाम है उड़ीसा में, उड़ीसा का वो जाजनगर है, उस पर अटैक कर देता है और जाजनगर के बहुत सारे सिटीज़ को लूटता है। इस टाइम पे रूल किन का है, तो गंगा डायनेस्टी के भानुदेव II का, भानुदेव द्वितीय का रूल है, और इनके रूल में शासनकाल में जाजनगर पे इलियास शाह अटैक करता है और जाजपुर, कटक, है ना, इन सारे बड़े बड़े सिटीज़ को बर्बाद कर देता है। और इसकी जो आर्मी है वो चिल्का लेक तक पहुंच जाती है, मतलब पूरा डीप उड़ीसा के जो किंगडम है वहाँ तक पूरा अटैक कर देता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को बर्बाद कर देता है। और जो इम्पॉर्टेंट जो पवित्र जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उसको भी उसमें डैमेज करता है।
ठीक है। फिर दोबारा हम लोग देखते हैं जाजनगर पे अटैक होता है, वो 1360 में होता है, और ये होता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जब बंगाल इन्वेड करता है फिरोज शाह तुगलक, और कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहता है और वापस जा रहा होता है, तो जाते वक्त उड़ीसा पे भी अटैक करता है, और फिर से जो पवित्र जगन्नाथ टेम्पल है उसको नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे लोग मरते हैं और बहुत सारे सिटीज़ तबाह होते हैं। तो 2 अटैक झेल जाता है, और इस 2 अटैक को झेलने की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो गंगा रूलर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ही वैल्यू गिर जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एम्पायर है या कह लें डायनेस्टी है, डायनेस्टी बदल जाती है, क्योंकि जो वो पवित्र जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत ही पायस माना जाता था उस टाइम पे। अब जब वही सुरक्षित नहीं रह पाया है तो कैसा राजा रहा और कैसा उसका कह सकते हैं कि शासन काल रहा होगा, तो इस पे सवाल उठता है। और फिर डायनेस्टी में कह सकते हैं कि जो एक गंगा डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाता है, और गंगा डायनेस्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है जो गजपति एम्पायर है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो गजपति डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 1434 में, और वहाँ से लेकर के 1541 तक गजपति जो एम्पायर है वो रहता है, और उसका एक्सपेंशन भी होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे जो पुराना मैप था उसमें उड़ीसा का जो किंगडम था, जाजनगर किंगडम, वो बहुत छोटा था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गजपति एम्पायर जो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये हम लोग देख रहे हैं कि जो बहमानी किंगडम है और जो विजयनगर एम्पायर है उसके भी कुछ रीजन्स को हड़पा हुआ है। तो गजपति थोड़ा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, उसके रूलर्स स्ट्रॉन्ग थे। जैसे कि गजपति के जो सबसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूलर थे वो थे कपिलेंद्र देव, जिनका रेन था 1434 से 1466 तक। ये इन्होंने ही गजपति एम्पायर की नींव रखी थी, और सबसे ज़्यादा जो गजपति एम्पायर फैला था इन्हीं के रेन में फैला था। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि जो लोअर गंगा है उस रीजन से लेकर के कावेरी तक फैला हुआ है। ठीक है, लोअर गंगा वाला ये रीजन और यहाँ से लेकर के कावेरी। ठीक है, तो लोअर गंगा और यहाँ से कावेरी, ये पूरे रीजन तक गजपति एम्पायर फैला हुआ है, ये हम लोगों को देखने को मिला। और ये हो रहा कपिलेंद्र देव के रूल में। तो गजपति रूल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे जो जाजनगर पुराना किंगडम है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे टेम्पल्स बन रहे हैं, नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, पुरानी सिटीज़ का और जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, उसका आबादी बढ़ रहा है, उसका डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसमें नए नए बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग टाइप के, इंक्लूडिंग है ना टेम्पल्स। अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे गजपति जो एम्पायर का जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी सरवाइव करता है उड़ीसा में। आपको पता ही होगा उड़ीसा जो है आप उसको कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ टेम्पल्स है, बहुत सारा टेम्पल है उड़ीसा में। तो गजपति रूल जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट फेज़ है उड़ीसा के हिस्ट्री में, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान मिलता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल इस्टेब्लिश किया था गजपति रूलर्स ने उड़ीसा में। उड़ीसा और बंगाल का जो फ्रंटियर है वो है रिवर सरस्वती, याद रखिएगा, ये वो सरस्वती नहीं है जो पुराणों में लिखा हुआ है। ये यहाँ पे गंगा का ट्रिब्यूटरी है, छोटा सा रास्ता है कह सकते हैं, जहाँ से गंगा नदी जो है बहती है। उस टाइम पे ट्रिब्यूटरी है उस टाइम पे गंगा नदी की, बस इतना समझ लीजिए, जो गंगा नदी है उसका एक ट्रिब्यूटरी है रिवर सरस्वती। यहाँ पे जो बंगाल का रीजन है, उड़ीसा कलिंगा वाला रीजन है, यहाँ पे। ठीक है, अब वो विलुप्त हो चुका, अब नहीं है। और जो पौराणिक सरस्वती है जिसको सरस्वती माँ कहते हैं, वो रीजन जो है वो आपको इंदस के आसपास देखने को मिलता है, तो वो अलग है, दोनों अलग है, याद रखिएगा। तो जो उड़ीसा बंगाल का फ्रंटियर है वो रिवर सरस्वती है इस टाइम पे। और इसका मतलब ये हो गया कि जो बांग्लादेश का जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसका बड़ा रीजन, माफ़ कीजिएगा, वो बांग्लादेश का नहीं, वो हमारे पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का बड़ा सा कह सकते हैं, समझ लीजिए पूरा ही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, और जो हुगली है, हुगली डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों का बड़ा पार्ट या कंप्लीट मान लीजिए वो उस टाइम पे उड़ीसा में था। कंप्लीट तो ही मानिएगा, जो कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट है, ये गजपति एम्पायर के अंदर था। और जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट है वो बंगाल किंगडम के, बंगाल सल्तनत के अंदर था। तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था गजपति एम्पायर। अब क्योंकि गजपति एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा था, तो ऑब्वियसली
बंगाल के रीजन में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता था बंगाल सल्तनत जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपना जो ध्यान है वो सदर्न इंडिया की तरफ लगाया हुआ था। तो और इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे बहमानी एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है और रेड्डीज़ का अपना स्टेट है। तो इस वजह से गजपति रूलर्स का इन तीनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पे। 1508 से लेकर के 1509 के बीच में अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है वो अपना ना आर्मी लेकर के उड़ीसा में जाता है, वहाँ रेड करता है, लूट मचाता है और पूरी तक कटक तक लूट मार करता है। तो जब वो अटैक कर रहा था उस टाइम पे जो गजपति रूलर थे प्रताप रुद्र, वो साउथ में कैंपेन, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का ना, उधर उनकी लड़ाई चल रही है, उधर रीजन को ना हड़पा जा रहा है, लड़ करके जीता जा रहा है। जैसे ही वो सुनते हैं कि जो बंगाल सल्तनत की आर्मी जो है वो पूरी और कटक तक पहुंच चुकी है, वो वापस अपनी आर्मी को लेकर के आते हैं और बंगाल आर्मी को हराते हैं, जो बंगाल सल्तनत की आर्मी है उसको हराते हैं और भगाते हैं, खदेड़ते हैं सरस्वती नदी के उस पार तक, मतलब उनके अपनी टेरिटरी तक उनको खदेड़ देते हैं, जो उनका बॉर्डर है बंगाल का वहाँ तक खदेड़ देते हैं। अब ये तो हुआ एक बड़ा सा रेड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे जो रेड्स हैं वो चलते रहते हैं। तो लड़ाई चलती रहती है फ्रंटियर को लेकर के, फ्रंटियर के इस पार कभी उस पार लड़ाई चल रही है, लेकिन कोई भी किंगडम दोनों में से, गजपति और बंगाल सल्तनत दोनों में से कोई भी ना एक दूसरे का पावर को कम नहीं कर पाता है और एक दूसरे के ज़मीन को हथिया नहीं पाता। तो फ्रंटियर्स अपने जगह रहते हैं, चेंज नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जो रिवर सरस्वती फिक्स रहता है फ्रंटियर इन दोनों किंगडम के बीच, वो फिक्स ही रहता है, कोई चेंजेस, जोग्राफिकल चेंजेस दोनों किंगडम के बीच देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक अपने इस वीडियो का चैप्टर का, वो है अरपन और तिप्परा का जो किंगडम है, छोटा छोटा किंगडम, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तिप्परा पढ़ लेते हैं। तिप्परा जो किंगडम है वो त्रिपुरा किंगडम भी कहलाता है। अभी समझ लीजिए हम लोग त्रिपुरा जानते हैं इस नाम से, है ना। तो तिप्परा या त्रिपुरा किंगडम एक ही है, ठीक है। ये उस टाइम का जो त्रिपुरी पीपल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसका सबसे ना बड़ा और हिस्टोरिकल किंगडम है। इतना समझ लीजिए त्रिपुरा का जो रीजन है ना, उनका जो किंगडम था एंशियंट टाइम पे, मतलब उस पुराने का प्राचीन काल में, वो किंगडम एंशियंट तो नहीं कहेंगे, मेडिवल टाइम ज़्यादा बेहतर है कहना, मेडिवल टाइम में जो किंगडम था ना वो त्रिपुरा किंगडम है। और इसको इस्टेब्लिश किया था महामानिक्य ने 1440 में, ठीक है। तो मेडिवल टाइम है, महामानिक्य के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है ये त्रिपुरा किंगडम। ये किंगडम आज का जो स्टेट्स हैं हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन दोनों स्टेट को जोड़ लीजिए तो वो था त्रिपुरा किंगडम, महामानिक्य के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था 1440 में वो, ठीक है। जो धन्य माणिक्य हैं जिनका रेन 1463 से 1515 तक है, ये त्रिपुरा का जो टेरिटोरियल डोमेन है, कह सकते हैं कि उनका जो एरिया है उस किंगडम का, त्रिपुरा किंगडम का, उसको वो फैलाते हैं कहाँ तक, बांग्लादेश तक, ईस्टर्न बंगाल तक फैलाते हैं। तो मतलब धन्य माणिक्य जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ त्रिपुरा किंगडम थे, जो कि सबसे ज़्यादा उनके टाइम पे जोग्राफिकल एक्सटेंट या एरिया वाइज त्रिपुरा किंगडम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इस किंगडम के, त्रिपुरा किंगडम के जो आखिरी राजा थे वो थे कृत विक्रम किशोर, ठीक है। ये बेटा थे वीर विक्रम किशोर देव वर्मा के, जिनका रेन था 1923 से 1947 तक। किनका? वीर विक्रम किशोर का जो रेन था वो 1923 से 1947, याद होगा 1947 अपना देश आज़ाद हुआ है। अब 1947 से 1949 तक जो है वो रूल था कृत विक्रम किशोर का, और 1949 में हम लोग देखते हैं त्रिपुरा जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है त्रिपुरा, और अभी हम लोगों का एक स्टेट है। तो ये था त्रिपुरा किंगडम। अब थोड़ा अरक्कन के बारे में जानते हैं और दोनों का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो अरक्कन है, अरक्कन का रीजन हम लोगों ने देखा था, वो अभी का कह लीजिए कि बांग्लादेश और जो म्यांमार का कोस्टल रीजन है वो है, ठीक है। इसको अरक्कन किंगडम भी कहते हैं या मराकू किंगडम भी कहते हैं। मराकू जो है वो कैपिटल था ना, बहुत बड़ा शहर था, अभी म्यांमार में एक शहर है मराकू। ये किंगडम था अरक्कन लोगों का। अरक्कन जो रीजन है
कह लीजिए कि म्यांमार का और बांग्लादेश का वो कोस्टल रीजन जो बॉर्डर है, जो मैंने मैप में बताया था ना, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश था ये किंगडम। और ये 1429 से 1785 तक रहा। 1785 में हम लोग देखते हैं कि बर्मा का जो कोंगबोंग डायनेस्टी है वो अटैक करता है और इस किंगडम को पूरा का पूरा अपने में मिला लेता है। कैपिटल क्या था? मराकू था। मराकू जो कैपिटल है वो बे ऑफ बंगाल का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके पास है। बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न कोस्ट, याद रखिएगा, म्यांमार के साइड वाला कोस्ट है ना, वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। और जो किंगडम का एक्सपेंशन था उस टाइम पे वो था रखाइन स्टेट। म्यांमार का जो अभी स्टेट है रखाइन स्टेट वो पूरा, और चिटागोंग डिवीज़न पूरा, बांग्लादेश का जो है ना चिटागोंग डिवीज़न वो पूरा, ये दोनों मिला करके मराकू किंगडम था। और ये अराकन लिटोरल कह लीजिए, लिटोरल कहते हैं कि जो समुद्र से समुद्र के पास जो ज़मीन का एरिया होता है उसको लिटोरल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये है लिटोरल वर्ड। तो लिटोरल जो है वो कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जो समुद्र के पास हो। तो अराकन लिटोरल जगह पे ये किंगडम था। स्टेट याद रखिएगा, म्यांमार अभी का म्यांमार का रखाइन स्टेट और बांग्लादेश का चिटागोंग डिवीज़न, ये दोनों मिला करके उस टाइम पे ये किंगडम था। मराकू जो कैपिटल था बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन को रखता था अपने में। मल्टी एथनिक पॉपुलेशन था। मल्टी एथनिक कहने का मतलब हर धर्म के, हर तरह के लोग वहाँ पाए जाते थे, है ना। इस वजह से वहाँ पे मॉस्क भी था, टेम्पल्स भी थे, श्राइन्स भी था, सेमिनरीज समझ लीजिए, स्कूल्स, लाइब्रेरीज सब था। तो मल्टी एथनिक पॉपुलेशन मराकू में रहता था। और एक स्पेशलिटी और है कि जो पायरेट्स रहते थे और जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे वो दोनों का भी ये सेंटर था। तो मल्टी एथनिसिटी ये दिखाती है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे आज़ादी से जो पायरेट्स हैं वो भी, लुटेरे भी वहाँ पे आराम से रह रहे हैं। हुसैन शाह जो हैं वो बंगाल सल्तनत के, वो त्रिपुरा पे अटैक करते हैं 1513 ईस्वी में अटैक करते हैं। और इस टाइप पे रूल किनका है त्रिपुरा किंगडम में? वो है धन्य मानिक का। तो धन्य मानिक का रूल में, रेन में वो अटैक करते हैं। और जो त्रिपुरा किंगडम में जो उनके द्वारा जो लिखा हुआ हिस्ट्री है उसमें ये कहा गया कि कोई जीत नहीं मिली थी, हरा दिया गया था बंगाल सल्तनत की आर्मी को। लेकिन वहाँ पे जो एडिक्ट मिला है, पत्थर जिस पे इंस्क्रिप्शन मिला है, उस पे ये दिखाया जा रहा है उस जीत के बाद वो पत्थर, वो इंस्क्रिप्शन लगाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से बंगाल सल्तनत जो है त्रिपुरा का एक रीजन जीता था। पूरा त्रिपुरा तो नहीं जीता लेकिन कुछ रीजन उसका जीता था। तो 1533 में अटैक करते हैं हुसैन शाह और त्रिपुरा के कुछ पार्ट को अपने में मिला लेते हैं। तो जब हुसैन शाह अटैक कर रहे थे त्रिपुरा किंगडम पे, त्रिपुरा किंगडम पे, तो अराकन के जो रूलर थे ना वो अपना हेल्प भेजते हैं त्रिपुरा के रूलर को, ताकि बंगाल की आर्मी को हराया जा सके। और इसी वजह से जो चिटागोंग का जो रीजन है जो हुसैन शाह के अंदर आ गया था, वहाँ से बंगाल आर्मी को भगा दिया जाता है और पूरा जो चिटागोंग रीजन है वो अराकन जो हम किंगडम है वो अपने में मिला लेता है। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि हुसैन शाह अपने मिलिट्री जनरल को भेजते हैं और फिर वो मिलिट्री जनरल रास्ते में मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद उस मिलिट्री जनरल का जो बेटा है वो चार्ज लेता है और फिर वो आर्मी लेकर के जाता है। 1513 की ही कहानी है ये भी। और वो अराकन, ये चिटागोंग डिवीज़न में जो अराकन आर्मी है उसको हराता है और चिटागोंग का रीजन अपने में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो अराकनीज कंट्रोल से छीन लेता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ही था कैसे चाइना के साथ उसका ट्रेड बढ़ जाता है और फिर अलग कहानी है। तो अराकन का रोल, क्योंकि अराकन और त्रिपुरा किंगडम का था, तो इसलिए मैंने सोचा ये ऐड कर दूं। थोड़ा आप जान लीजिए कि वहाँ भी कुछ किंगडम थे, छोटे मोटे किंगडम थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अराकन को बाद में बर्मा की डायनेस्टी, बर्मा का किंगडम अपने मिला ही लेता और फिर ये सारा रूल ख़त्म हो जाता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। और इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हम लोग वेस्टर्न पार्ट में जो देख रहे हैं पावर स्ट्रगल, वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में वो हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में देखेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।